अफगानिस्तान के जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से इस देश के बारे में कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान को कोई भी वेल इक्विपमेंट आर्मी की मदद से इन्वेड तो कर ही सकता है, लेकिन इस पर लंबे समय के लिए कंट्रोल बनाए रखना नामुमकिन है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा इसी बात को प्रूव करता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है तालिबान जैसे संगठन को फंड्स कहाँ से मिलते हैं। इसको समझने के लिए गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे दो टर्म्स को जानना जरूरी होगा। ये दोनों रीजन इलीगल अफीम प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से मिलकर एक क्रिसेंट जैसा शेप लेता है और गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, वियतनाम से मिलकर एक ट्रायंगल जैसा शेप लेता है। खास बात यह है कि वर्ल्ड का लगभग 90% अफीम प्रोडक्शन और सप्लाई केवल अफगानिस्तान से ही होता है और तालिबान का मेजर सोर्स ऑफ इनकम अफीम की इलीगल ट्रैफिकिंग है। UNODC की एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में अफीम की मार्केट वैल्यू लगभग $7 बिलियन से भी ज़्यादा है। तालिबान का कंट्रोल इस हद तक है कि कितने एरिया में फार्मर्स खेती करेंगे ये मेजरली तालिबान ही डिसाइड करता है। फिर अफीम कल्टीवेशन से लेकर ड्रग्स लैब तक ले जाना, फिर उसको शिप्स के थ्रू स्मगलर्स के साथ नेक्सस बनाकर अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, रसिया, मिडिल ईस्ट और एशिया के अदर्स पार्ट्स में स्मगल करते हैं और फिर इस मनी का यूज आर्म्स और अम्यूनिशन बाई करने में किया जाता है। अब फोकस करते हैं तालिबान को अफगानिस्तान के टेक ओवर में इतनी आसानी से सफलता कैसे मिल गई। इसकी शुरुआत हुई थी ट्रम्प गवर्नमेंट और तालिबान के बीच एग्रीमेंट से, जिसे अफगान सरकार को बाईपास करते हुए 2020 में साइन किया गया था। इस समझौते में मुख्य शर्त यह थी कि यूएसए 1 मई 2021 तक अपनी ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा और इसके बदले में तालिबान अफगानिस्तान में कोई भी टेरर एक्टिविटीज ऑपरेट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट ने तालिबान में एक मोरल बूस्टर का काम किया। इस एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद तालिबान ने रसिया, चाइना, ईरान जैसे रीजनल प्लेयर्स को थोड़ा न्यूट्रल बने रहने के लिए अपील किया। अब वो अमेरिकन ट्रूप्स की वापसी का इंतजार मत कर रहे। इसमें दूसरा मुख्य कारण था अशरफ गनी सरकार का बहुत ज्यादा इंटरनली डिवाइडेड होना। सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के चक्कर में गनी ने एंटी तालिबान कोलिजन को बिल्कुल कमजोर कर दिया। जैसे ही क्लियर हुआ अमेरिकन ट्रूप्स वापस जा रहे हैं, सरकार में अंदरूनी मतभेद बढ़ गए। तालिबान के लिए एक राइट टाइम था गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना। तीसरा, जो बाइडेन ने अमेरिकन ट्रूप्स के साथ साथ अमेरिकन एयर सपोर्ट, सारे इंटेलिजेंस एजेंट्स और कंट्रैक्टर्स को भी वापस बुला लिया जो अफगानिस्तान के वारप्लेन्स और हेलीकॉप्टर को मैनेज कर रहे थे। इससे अफगानिस्तान सेना साइकोलॉजिकली टूट गई। अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान के एयरफोर्स ही था जो तालिबान से लड़ाई में एक्स फैक्टर साबित हो रहा था। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के पायलट्स को टारगेट किया। 9 जुलाई 2021 की रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही समय में तालिबान ने 7 अफगानी पायलट्स को मार दिया। एयरफोर्स की मदद का अभाव देखते हुए तालिबान ने देश के उत्तरी हिस्सों पर आसानी से कंट्रोल कर लिया। तालिबान की स्ट्रेटजी थी पहले रूरल डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा किया जाए और फिर छोटे शहरों पर, और फिर धीरे धीरे काबुल को घेर कर कंट्रोल कर लिया गया। अफगान सेना की तरफ से जीरो या नेगेजिबल रेजिस्टेंस दिखाई दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने एक अलग ही रूप दिखाया। अफगान सेना में सरेंडर करने वाले सैनिकों को जाने दिया, यहाँ तक कि जिनको महीनों से सैलरी नहीं मिली थी उनको पॉकेट मनी भी दिया गया और जिन्होंने रेसिस्ट किया उनको मार दिया गया। गजनी शहर में तो गवर्नर ने खुद से अपने ऑफिस की कीज तालिबानी कमांडर को फूलों के साथ सौंप दी। कुछ जगह तालिबान ने जेलों को तोड़कर प्रिजनर्स को अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे काबुल शहर तालिबानी समुद्र में एक आइलैंड बनकर रह गया और फिर प्रेसिडेंट घनी के देश छोड़कर भागने के बाद औपचारिकताएं ही बची रह गई थी। जो देश पहले से ही इतनी खराब स्थिति में था, अब तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन के हाथ में सत्ता जाने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में फूड शॉर्टेज गंभीर समस्या होने वाली। आज पूरा विश्व इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। एक और लोग जहां यूएसए को इस टर्माइल का मेन विलेन बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश तालिबान को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत ने पूरी तरह से अपनी एम्बेसी को इवैक्यूएट कर डिप्लोमेट्स को वापस लाने की कोशिश में लगा है और अभी ऑब्जर्वर की भूमिका में है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स भारत के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फार्मर एम्बेसडर केपी फबेम, जिन्होंने 1990 में ईरान से कुवैत में इन्वेजन के वक्त इंडियंस को एयरलिफ्ट करने में क्रूशियल रोल निभाया था, उनका मानना है कि अपने कुछ डिप्लोमेट्स इस वक्त अफगानिस्तान में रहकर रसिया, चाइना और ईरान के साथ मिलकर सिचुएशन को एसेस करना है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।